हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 ईयर्स पार्ट 9। दोस्तों, इसमें हम निवेश के अगले तरीके यानी PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें भी वही प्रीरिक्विजिट कंडीशन है कि पिछले 30 साल की औसत इन्फ्लेशन रेट, औसत महंगाई दर 9% है। दोस्तों, यदि आपके कुछ फाइनेंशियल गोल हैं या आपका PPF अकाउंट खुला हुआ है या आप PPF अकाउंट खोलना चाहते हैं या आप किसी ऐसे निवेश का तरीका ढूंढ रहे हैं लॉन्ग रन के लिए जिसमें रिस्क भी ना हो या बहुत कम रिस्क हो, तो ऐसे किसी निवेश के तलाश में हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है और बेहतरीन तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, PPF के प्रोस एंड कॉन्स यानी उसके फ़ायदे और साथ में नुकसान, कमियां, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। और लगभग 34 पॉइंट्स हैं जिनमें आपको इसके बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए दोस्तों, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फर्स्ट पॉइंट तो यही है दोस्तों कि PPF साल 1968 से शुरू हुआ था, यानी लगभग 56 साल हो चुके हैं इसको। और कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, इसको किसी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में ये अकाउंट खोल सकता है, PPF अकाउंट खोल सकता है, उसमें निवेश कर सकता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, यह सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारियों या आम पब्लिक, किसान कोई भी, एनी बडी कैन ओपन दिस, उन सब के बीच में ये बहुत लोकप्रिय है। लेकिन नंबर 1 पे तो लोकप्रिय FD ही है। FD के बाद सेकंड नंबर पे ये है पॉपुलर। इसका उद्देश्य छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हैं आप, हर साल कर सकते हैं, और लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपने करना है तो PPF आपके लिए बहुत बढ़िया एक तरीका हो सकता है। और अब जो लंबे टाइम के लिए होते हैं उनमें नेचुरली एक इशू तो होता ही है कि पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, PPF में अच्छा और स्थिर मीन्स कांस्टेंट रिटर्न मिलता है और आपकी जो मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सुरक्षित रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जाती है। और पिछले कुछ सालों का हम देखें तो मोस्टली 7 to 8% रेट ऑफ रिटर्न दिया है PPF ने। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, इसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसके थ्रू आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब 15-20 साल बाद आपने क्या चाहिए, कैसा, उसकी प्लानिंग अभी से करके चल सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सरकार चाहे तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किस साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और ज़्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7 से 8% होता है। आप पिछले कई साल देख लीजिए तो 9% से कम ही मिला है, लेकिन 7 से कम भी नहीं गया है ये तो। लेकिन ये एवरेज रिटर्न है। अब आप कहेंगे कि अरे कहाँ 7-8% तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया रिटर्न वाली कैटेगरी में तो आते हैं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। यस। फिफ्थ पॉइंट, कोई व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, या तो बैंक में खोल लो या पोस्ट ऑफिस में खोल लो। कुछ सेलेक्टेड बैंक्स हैं जो PPF अकाउंट खोलते हैं। और अब चूंकि ये जो PPF अकाउंट है पैन कार्ड के साथ लिंक होता है, इसलिए आप 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। तो चतुर बनने की कोशिश नहीं करना ज़्यादा, एक ही अकाउंट खोलेगा। और दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें आप पैसे लगा सकते हो। PPF अकाउंट एक ही रखना। 6 पॉइंट दोस्तों, पेरेंट्स, माता पिता या कोई गार्जियन अपने बच्चों के नाम से भी PPF अकाउंट खोल सकता है। लेकिन बच्चे का और अपना अकाउंट दोनों में मिला के 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए कि कोई बंदा अपना या
अपने बच्चे का, जिसमें केयर टेकर खुद हैं, गार्जियन खुद हैं, उस केस में 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। क्योंकि वो बच्चे वाला जो है, बच्चा नाबालिग है यदि, तो वो आपके ही अकाउंट में कंसिडर होगा, आपके लिए ही माना जाएगा, मान्य होगा। और बच्चा जिस दिन 18 साल का हो गया, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है कि अब ये अकाउंट मेरे खुद के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद से लायबिलिटी बच्चे की होगी, और फिर बच्चा भी 1.5 लाख तक बेनिफिट ले सकता है एटीसी का, और पेरेंट्स भी ले सकते हैं एटीसी का। तो 7वां पॉइंट दोस्तों, जैसे कई अकाउंट्स जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता, इसमें जॉइंट अकाउंट का प्रोविज़न है ही नहीं। तो हर इंसान का सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, और उसके अकेले के नाम से, ठीक है। यहाँ उसका प्रोविज़न ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब जॉइंट अकाउंट तो नहीं है, लेकिन इसमें नॉमिनेशन का प्रोविज़न है। हम नॉमिनी दे सकते हैं अपने अकाउंट के साथ में, ताकि मान लीजिए खाता धारक को कुछ हो जाए, डेथ हो जाए कोई ऐसे इशू में, और उसके नॉमिनी को आराम से वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ पैसा क्लेम करना फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बहुत बड़ी इशू है। तो अपना नॉमिनी ज़रूर बनाएं अपने पीपीएफ अकाउंट में। 9वां पॉइंट, पहले पीपीएफ खाता धारक एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार 12 टाइम्स तक ही पैसे जमा कर सकता था। 12 महीने होते हैं, उन महीनों के हिसाब से 12 का प्रोविज़न था। लेकिन 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये सिस्टम चेंज कर दिया और अलाउ कर दिया कि आप चाहे जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार का मतलब है कम से कम 50 रुपये, 50 रुपये से कम एक बार में नहीं करने। एक बार में, पूरे साल में नहीं, एक बार में कम से कम 50 रुपये जमा करने हैं, उससे कम नहीं कर सकते। और 50 के मल्टीपल ही जमा किए जा सकते हैं, यानी 50, 100, 150, 200 इस तरह पैसे जमा किए जा सकते हैं। बीच के राशि नहीं, जैसे 80 रुपये नहीं कर सकते, जैसे 670 रुपये नहीं कर सकते। 10वां पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, ये शब्द फाइनेंशियल ईयर मेरे पास्ट की वीडियोज़ में भी कई बार आया है, इस वीडियो में भी आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। आम तौर पे लोग क्या करते हैं या क्या समझते हैं कि जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो पीरियड है वो साल है, उसी का मतलब फाइनेंशियल ईयर है, उसी का मतलब ईयर है। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है आपको समझने के लिए कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है, इसको वर्ष कहते हैं, साल कहते हैं, ईयर कहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कहते हैं हम 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले साल 31 मार्च तक का टाइम। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि 2024 चला गया, 2025 हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को, तो 2025 स्टार्ट हो गया। यस, 2025 लिखेंगे तो ये साल है, कैलेंडर ईयर है, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। लेकिन जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 2024-25 कहेंगे, 2028-29 कहेंगे, 2012-13 कहेंगे। यानी 1 अप्रैल 2012 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2013 में ख़त्म हुआ, उसको कहेंगे 12-13। तो यही फ़र्क है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में। कैलेंडर ईयर सिंगल ईयर का नाम लिया जाता है 2025-2030, और वो है 2025-26, 2030-31। फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल आमतौर पे बिज़नेस में किया जाता है, सरकारी महकमों में, गैर सरकारी ऑफिसेज़ में, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को सेटल करने में। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वर्ड ही यूज़ करते हैं। इनकम टैक्स असेस करने में फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ करते हैं। 11वां पॉइंट दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये एक साल में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए एक साल में ही जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते।
और कम से कम 500 रुपये यदि आपने जमा नहीं किया तो आपका खाता, आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। और यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल आपने पैसे जमा नहीं किए तो 2 साल, 3 साल तक इनएक्टिव ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब आप उसमें फिर से पैसे जमा कराने जाओगे उसको, तो पहले तो एक्टिवेट कराना पड़ेगा। एक्टिवेट कराने के लिए 50 रुपये की पेनल्टी है पर ईयर। यानी यदि आपका 3 साल के लिए अकाउंट बंद रहा या 500 रुपये से कम पैसे जमा किए तो वो इनएक्टिव, पहली बार में इनएक्टिव हो गया यदि 500 रुपये से कम जमा किए साल में। तो आपने हर साल के 50-50 रुपये तो पेनल्टी देनी है। और यदि आप चौथे साल में जाके उसको एक्टिवेट करा रहे हैं तो पिछले तीनों साल के मिनिमम अमाउंट जो 500 रुपये चाहिए थे वो 500 जमा करने हैं, प्लस पेनल्टी 50-50 करनी है। और उसके बाद जिस साल आप पैसे जमा करने जा रहे हैं उस साल के कम से कम 500 रुपये जमा करने हैं, तब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे पेनल्टी बहुत छोटी है ना? नहीं तो क्रेडिट कार्ड में, लोन में और बैंक से रिलेटेड आप जितना पर्सनल लोन लीजिए किसी में बहुत सारी पेनल्टी है। आप कई जगह डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, हैवी पेनल्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पेनल्टी बड़ी ही नॉमिनल है, 50 रुपये पर ईयर। पॉइंट नंबर 12, पीपीएफ योजना में बहुत सारी योजनाओं से ज़्यादा ब्याज मिलता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कितना? आप 1.5 लाख रुपए तक पे आप टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स बेनिफिट है। पॉइंट नंबर 13, दोस्तों, इनकम टैक्स की धारा 80C के मुताबिक आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। वैसे तो 80C के तहत आप मैक्सिमम बेनिफिट ही 1.5 लाख रुपए का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का आप 80C में नहीं ले सकते बेनिफिट। लेकिन से फॉर एग्जांपल आपके पास SSY भी है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है एंड पीपीएफ अकाउंट भी है, तो आपने दोनों के मिला के 1.5 लाख रुपए तक बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो उसमें भी 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, इसमें भी 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। जमा कर सकते हैं लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1.5 लाख का। पॉइंट नंबर 14, दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट यदि आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में खुलवाया, से आपने मई में खुलवाया, आपने जुलाई में खुलवाया, आपने दिसंबर में खुलवाया, तो इसमें वो अधूरा या इनकम्प्लीट ईयर माना जाएगा। और आपकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है चूँकि पैसे की, तो ये 15 प्लस कुछ महीने, ये 15 से ऊपर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इस साल को मई, जून, जुलाई में कभी भी यदि आप बीच में खोलेंगे तो इस साल को, इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट ईयर न होने की वजह से 15 साल में काउंट नहीं किया जाएगा, ये 15 से एक्स्ट्रा हो जाएगा टाइम पीरियड। पॉइंट नंबर 15, दोस्तों, यदि आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने हों तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना कि आप 5 तारीख से पहले पैसे जमा करा दो उस महीने के। अदरवाइज़ क्या होगा, उस अमाउंट पे यदि उस महीने के बीच में आप जमा कराएंगे, मतलब 5 तारीख के बाद कराएंगे, तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा एंड यू विल लूज़ दैट अमाउंट। और ये कुछ सिचुएशंस में आपको काफ़ी अच्छा खासा भी नुकसान कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी 2025, 31 दिसंबर तक आपने 50,000 रुपये जमा करा दिए, ठीक है, और आपने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने बेनिफिट लेना है 1.5 लाख का, तो आपने 1 लाख और जमा कराने हैं। लेकिन वो आपने जमा कराए 8 तारीख को, 8 जनवरी को कराए। तो माय डियर फ्रेंड, उस 1 लाख पे 8 तारीख से 31 तारीख के बीच में जनवरी महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो देखेंगे कि इसके बीच में मिनिमम अमाउंट कितना था। मिनिमम अमाउंट तो आपका वही जमा था ना पिछले साल, जो आपने दिसंबर तक जितना किया था, तो दिसंबर तक का अमाउंट किया था आपने 50,000, तो इस महीने आपको 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगले महीने से आपको 1.5 लाख पे मिलेगा यदि आप 5 तारीख के बाद में पैसा जमा कराते हैं तो पीपीएफ अकाउंट में। तो बी केयरफुल, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पज़ तो फ़ायदा करना है, नुकसान करना तो नहीं है। तो क्यों ना, जब पैसे जमा करने ही हैं तो क्यों नहीं 5 से पहले किया जाए। तो पॉइंट नंबर 16, अब सवाल ये होगा कि ब्याज कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है और कैसे मिलता है। दोस्तों, सरकार चाहे तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकती है, इट इज़ अप टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये बदला हुआ रेट सब पे लागू होगा। नए पीपीएफ अकाउंट होल्डर पे
चाहे पुराने पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उस पे भी नया रेट, इस साल से नया रेट ही लागू होगा। जैसे किसी ने 10 साल पहले का भी यदि पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है तो इस साल उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मिलेगा जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, यानी 7.1% ही मिलेगा। हाँ, ये अमाउंट मिलेगा चक्रवर्ती यानी कंपाउंडिंग, और इसकी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन जो बताया मैंने, एक तो 8 तारीख नहीं, 5 से पहले पहले का उस महीने में काउंट होगा, 5 के बाद का अगले महीने में काउंट होगा। एंड हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपको क्वार्टरली या मंथली, आपको क्वार्टरली होता है शायद, आपको क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे, लेकिन इसमें होगा 31 मार्च को। 31 मार्च से पहले अपडेट नहीं होगा, मिलेगा वही पास्ट में जिस महीने में जितना पैसा जमा किया उसका जितना बनता है पूरे साल में मिलेगा वही, लेकिन शो होएगा 31 मार्च को, उस साल के आखिरी दिन शो होगा। और पॉइंट नंबर 17 दोस्तों, यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो कि क्षमता जिनकी रिस्क लेने की नहीं है, या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या वो नॉलेज लेना नहीं चाहते। और पैसे भी हैं, नॉलेज नहीं लेना चाहते, तो भैया उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। या जिनकी सोच, जो आरामप्रस्त हैं, जो बड़े सपने नहीं देखते, जो एम्बिशियस नहीं हैं, जिनका वो एक गाना है ना, थोड़े में गुजारा होता है, तो वो अपने आप को उस देश के निवासी समझते हैं जो थोड़े में गुजारा करना चाहते हैं और ज़िंदगी को बस काटना है, यही फ़िलॉसफी पे चल रहे हैं। तो जो इस टाइप के माइंडसेट के लोग हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये योजना बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इसमें और ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। पॉइंट नंबर 18, निवेशक पीपीएफ का उपयोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, कुछ लोग निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में भी कर दिया, प्लॉट में कर दिया, आपके दुकान पे कर दिया, दुकान खरीद ली, मतलब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह, शेयर मार्केट में कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में कर दिया, जीपीएफ में कर दिया, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चल रहा है तो इस तरह से कर दिया। अब इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट रिस्की ना हो, तो कम रिस्क वालों में भी कुछ पैसे लगा दिए जाएं, ताकि कम से कम उसमें तो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। साल का जो भी ऊपर नीचे का जो इंटरेस्ट रेट जहाँ फ्लक्चुएट करता है उसको न करके डाइवर्सिफाई कर देते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 19 दोस्तों, विड्रॉल का तरीका क्या है। इसमें विड्रॉल का तरीका ये है कि आप शुरू के 6 साल तो पैसे विड्रॉ कर नहीं सकते। 7वें साल में पिछले 3 साल जो भी पैसा आपने जमा कराया है या उसका इंटरेस्ट बना है, उसको छोड़कर उससे पहले के पीरियड में जितना भी पैसा जमा था उसका 50% आप पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। आप 6 साल में समझ लीजिए, शुरू के 3 साल में जो भी पैसा जमा किया उसको आप उसका 50% ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने ज़रूरत पड़ गई 9वें साल में, पीपीएफ खोले, कंप्लीट 9 ईयर हो गए, तो जौन सा साल जिस साल आपने लेना है पैसे निकाल रहे हो वो तो इनकम्प्लीट ईयर हो गया, उससे पहले के 8 साल कंप्लीट हैं, तो 8 साल में से 3 माइनस कर दीजिए, क्योंकि पिछले 3 साल में आपका पैसा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो शुरू के जो 5 साल हैं, 5 साल का 50% आप पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। यह है विड्रॉल का सिस्टम। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ अगले पॉइंट पे, 20वें पॉइंट पे, और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मुझे भी ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने काफ़ी इसको रिसर्च करके, पता करके, पूछ के और ये चीज़ अप्लाई की थी। आपको 90% से 95% लोग इस चीज़ को बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता बेचारों को। एक बड़ा खास ट्रिक है, आप क्या पीपीएफ में जमा किए हुए पैसे पे डबल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपने जो पैसा जमा कर दिया उस पर 1.5 लाख तक का आपने बेनिफिट उस फाइनेंशियल ईयर में ले लिया, लेकिन वही जो जमा किया था उसी पैसे पे दोबारा भी क्या आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। वो कैसे? से फॉर एग्जांपल आपको 8 साल हो गए हैं, अकाउंट खोले, हर साल आप 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। 9वें साल में आपको क्या हुआ, घर में बच्चों की हायर एजुकेशन आ गई, बच्चों की ट्यूशन कोचिंग फीस आ गई और आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
तो आप क्या करें? आप ऐसा कर सकते हैं, -3 ईयर, जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पहले जितने भी कंप्लीट ईयर है -3 ईयर, तो शुरू के उतने सालों का 50% तक मैक्सिमम अमाउंट आप ड्रॉ करके, या सपोज़ आपके पास 50,000 ही हैं इस साल पीपीएफ में जमा करने के लिए, लेकिन आपने पूरे 1.5 लाख का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 लाख रुपए यदि आपके शुरू के 5 सालों में जमा है, ये 9वें साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका आधा 1 लाख तक आप विड्रॉ कीजिए और अगले ही मिनट में वहीं खड़े खड़े बैंक में आप फिर से उसको डिपॉजिट कर दीजिए। यस, और आपको उस फाइनेंशियल ईयर में उस पैसे का सेकंड टाइम बेनिफिट मिल जाएगा इनकम टैक्स में, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अच्छा, सपोज़ ये तो थी 20वां पॉइंट की आपको एक बार बेनिफिट मिल गया। 21st पॉइंट ये है, ये बेनिफिट यदि आप बार बार लेना चाहते हैं, से 9th ईयर में आपको इशू आए, आपको 11वें साल में फिर से इशू आ गया कि पैसे की शॉर्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, 80C के तो बेनिफिट आप ले ही सकते हैं। 11वें साल में आप क्या करेंगे, 10 साल तक में से लास्ट 3 ईयर यानी 8वां 9वां 10वां को छोड़कर शुरू के 7 सालों में जितने पैसे बचे हुए हैं, यानी कुछ जो विड्रॉ कर लिए उसको काउंट नहीं करेंगे, वो जो उसके पैसे जो बचे हुए हैं उसका 50% तक पैसा निकालिए, दोबारा जमा कीजिए और डबल टैक्स बेनिफिट लीजिए। यानी आप बार बार कर सकते हैं, इवन हर साल कर सकते हैं। 7वें साल से आप हर साल डबल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक? मज़ा आया ना? ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको मेरे वीडियोज़ में। 22nd 12वें में। अब ये विड्रॉल का तो था, ठीक है कि विड्रॉल हम 7वें साल से कर सकते हैं पैसा, अपना पैसा, लेकिन उससे पहले यदि हमें पैसे की ज़रूरत है तो क्या करें दोस्तों? लोन का भी प्रोविज़न है इसमें। आप अपने पैसे के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। कितना और कैसे? आप शुरू के 3 साल नहीं ले सकते लोन। 3 साल इज़ लॉक इन पीरियड, नहीं 2 साल इज़ लॉक इन पीरियड, एंड 3rd ईयर से 6th ईयर तक, छोटा कन्फ्यूज़न है, 3rd या 4th ईयर से 6th ईयर तक आप जितना पैसा जमा है, जैसे आप चौथे साल में आपने डिसाइड किया, तो शुरू के 3 साल में आपके पैसे जितना भी जमा है उसका 25% अमाउंट आप लोन के तौर पे आप बैंक से ले सकते हैं। बैंक से मतलब अपने पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा, खुद का पैसे को लोन के तौर पे आप ले सकते हैं। अब इसमें आप कहेंगे तो सिंपल ले लेंगे, तो कोई नहीं भैया, 1% इंटरेस्ट लगेगा उसमें एक्स्ट्रा। किससे? जो परसेंट पीपीएफ में मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे 1% ज़्यादा। अभी 7.1 है तो 8.1% लगेगा उस अमाउंट पे जो पैसा आपने लोन के रूप में लिया। अब इसकी रिपेमेंट की पॉलिसी क्या होती है? आपने ये पैसा 36 महीनों में वापस करना है, अपने पीपीएफ में वापस डिपॉजिट करना है। ये वाला पैसा जो सा लोन के तौर पे आपने लिया, अपने लोन को रिपे करना है 36 महीनों में। यदि आप 36 महीनों में, अच्छा 36 महीनों में आप पार्टली भी कर सकते हैं, हर महीने भी कर सकते हैं, 6 महीने पे भी कर सकते हैं, उसको बांट के डिवाइड करके, या लंपसम अमाउंट इकट्ठा भी कर सकते हैं। यस, अच्छा बाई चांस आपने नहीं किया, आप भूल गए या कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी, पैसे नहीं है आपके पास करने के लिए, तो दोस्तों 3 साल के बाद, 36 महीनों के बाद 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे। 1% तो एक्स्ट्रा मिला था आपको, लोन ही 1% फालतू में मिला था आपको, उस पर 6% आपको पेनल्टी लगेगी। तो भैया आपने लोन लेना हो ना तो सोच समझ के लेना ज़रा, ठीक है? कहीं आप ये सोचो कि मेरा पैसा है, नहीं जमा किया तो क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ेगा, और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा यदि आपने 36 महीने तक पैसे जमा नहीं किया तो। पॉइंट नंबर 23 कि आपने एक बार लोन ले लिया, तो वो लोन यदि आप 6 साल से पहले सपोज़ आपने 5 साल में ही पूरा चुका दिया, पूरा डिपॉजिट कर दिया विद इंटरेस्ट, तो आप 6 साल से पहले आप दोबारा भी ले सकते हो। यस, आप लोन 3rd ईयर से लेके 6th ईयर के बीच में दोबारा भी लोन ले सकते हैं अपने पैसे के अगेंस्ट। फार्मूला वही होगा जो फर्स्ट वाला फार्मूला था। ओके दोस्तों, 24वां पॉइंट है एनआरआईज़ के लिए, जो गैर निवासी
नहीं सॉरी, हाँ, गैर निवासी भारतीयों के लिए। तो पहली बात तो है एनआरआई को इंडिया में अकाउंट खोलने की परमिशन ही नहीं है, उनके लिए नहीं है ये पीपीएफ अकाउंट, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। नंबर 2, अब आप कहें कि किसी ने पहले से खोल रखा है और वो बाद में विदेश चला जाए, बाद में एनआरआई हो जाए, यस, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 साल तक उसको खाते को रख सकता है। वैसे तो जब वो एनआरआई हो गया तो उसको अपना अकाउंट क्लोज करा देना चाहिए, नहीं कराता किसी वजह से तो 15 साल तक तो वो हो सकता है। उसको 15 साल के बाद जो एक्सटेंशन पीरियड होता है, 5-5 साल का एक्सटेंशन पीरियड होता है, उसको एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। यानी ये 15 साल के बाद 5 साल और एक्सटेंड कोई करना चाहता है अपने पीपीएफ अकाउंट को, तो सिर्फ इंडियंस ही एक्सटेंड कर सकते हैं, एनआरआई नहीं कर सकते अपने अकाउंट को एक्सटेंड। एंड 25th नंबर पॉइंट ये है कि इसके ज़रिए रिटायरमेंट प्लान करके बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, उसके लिए बड़े आसानी से पैसा जुटाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग रन में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उससे रिटायरमेंट प्लानिंग या बाद की प्लानिंग की जा सकती है। पॉइंट नंबर 26 दोस्तों, मैच्योरिटी पीरियड। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल का, लेकिन 15 साल से एक्स्ट्रा वो कुछ मंथ्स मिल जाते हैं जो इनकम्प्लीट ईयर स्टार्टिंग में जो शुरू किया था, यदि साल के बीच में शुरू किया था उसको काउंट नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा 15 साल से ऊपर। अब किसी ने प्री मैच्योर क्लोजर कराना है, 15 साल नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए 3 स्पेशल केस हैं जो कि अपना अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवा सकता है। सबसे पहली बात तो शुरू के 6 साल तो क्लोज करवा ही नहीं सकता अपने पीपीएफ अकाउंट को एक बार शुरू करने के बाद। फिर फर्स्ट जो केस है, ऑप्शन है कि आप कैसे प्री मैच्योर क्लोजर करें, तो दोस्तों आप रीज़न दे सकते हैं खुद की या अपने फैमिली मेम्बर्स की क्रिटिकल इलनेस की, बहुत ही आपको संक्रमित बीमारी जो जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा लगना है, उस बीमारी का जस्टिफिकेशन दे के उसका तो आप अपना प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, चाहे इंडिया में या अब्रॉड में, कोई भी आप देखे कि आपको कई लाख की ज़रूरत है, बच्चा आपका मेडिकल में एडमिशन ले रहा है या कैसे, मतलब आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, आपसे हो नहीं पा रहे हैं, तो आपने पीपीएफ आप तोड़वा सकते हैं। एंड थर्ड, अपना स्टेटस चेंज कर लीजिए। स्टेटस का मतलब है इंडियन सिटीजन से स्टेटस चेंज हो गया एनआरआई। एनआरआई चेंज होके भी आप अपना प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 27 दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आप 5-5 साल की अवधि में एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी 15 साल कंप्लीट होने के बाद आप उसको फिर से बढ़ाना चाहें तो 5-5 साल बढ़ा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 बार का प्रोविज़न था, यानी 5 और 5 10 साल, आप 15 साल प्लस 5-5 इकट्ठे 10 साल नहीं, 5-5 करके 2 बार एक्सटेंड कर सकते थे उस पीरियड को। अब है गवर्नमेंट ने 5-5 साल की, आप जितनी चाहें उतनी एक्सटेंशन ले सकते हैं। अपने पीपीएफ अकाउंट को आप नहीं बंद करना चाहते, 5 साल और चलने दीजिए, 5 साल और चलने दीजिए, 5 साल और चलने दीजिए और चलने दीजिए। 5-5 साल के लिए आप कितना भी चला सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उस पीरियड को। पॉइंट नंबर 28 दोस्तों, पीपीएफ की क्लोजिंग के लिए 3 ऑप्शन है। मैं प्री मैच्योर की बात नहीं कर रहा, प्री मैच्योर का पहले हो चुका, अब मैच्योरिटी हो चुकी है, 15 साल हो गए हैं, अब क्लोजिंग के 3 ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, पूरे 15 साल कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो अपने अकाउंट को क्लोज करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट और सारा इंटरेस्ट जितना बना वो सब कुछ लेके आप उसको क्लोज करके जा सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आप उसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और उन 5 सालों में आप 1.5 लाख पर ईयर मैक्सिमम जमा कर सकते हैं और 80C के तहत उसमें बेनिफिट लगातार ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, आप 15 साल के बाद फिर से 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पैसे ना डालें उसमें हर साल, बगैर पैसे डाले, यानी वैसे तो हर साल कम से कम 500 रुपये चाहिए होते थे, यहाँ 500 रुपये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप
एप्लीकेशन देके कि मैं इसको 5 साल एक्सटेंड करना चाहता हूँ, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। आप पैसे जमा करो तो ठीक है, नहीं जमा करो तो कोई बात नहीं। आपका पहले का जो जमा पैसा है उस पर आपका इंटरेस्ट मिलता जाएगा, उस पर इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे ये प्रोविजंस तीनों। पॉइंट नंबर 29 दोस्तों, आपके फाइनेंशियल टारगेट्स, फाइनेंशियल गोल्स, आप पीपीएफ के थ्रू किस टाइप के गोल्स या अपने कौन कौन से गोल्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको लगता है 15 साल बाद मुझे लगभग 25 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे 25 लाख रुपए इकट्ठा करना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कैसे 25 लाख रुपए पीपीएफ के थ्रू इकट्ठा कर सकता हूँ। उसका सिंपल तरीका है दोस्तों, हर साल 1 लाख रुपए जमा कीजिए, उसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होने दीजिए, पैसे विड्रॉ मत कीजिए। 15 साल बाद वो 1-1 लाख रुपए इकट्ठे होके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के 27 लाख रुपए बन जाएंगे। और आपका जो 25 लाख का टारगेट था या 25 थोड़ा सा प्लस का जो टारगेट था, उसमें आपको 27 लाख कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके टारगेट अचीव करने में। ओके दोस्तों, अब आपका टारगेट 25 लाख नहीं उससे ज़्यादा का है, से फॉर एग्जांपल 40 लाख का है। आपको 15 साल के बाद अपना घर लेना है, और घर या तो आपको लगता है 40 लाख में आ जाएगा या 40 लाख मुझे डाउन पेमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने 40 लाख का आपने यदि टारगेट है तो उसको अचीव करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कीजिए पीपीएफ अकाउंट में, और जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे आपके ये 1.5 लाख विद कंपाउंड इंटरेस्ट करके बन जाएगा 40 लाख रुपए। यस दोस्तों, 40 लाख रुपए हो जाएंगे आपके। तो और इसके लिए कंडीशन एक यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 रहे। देखिए, यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो आपके टारगेट्स भी चेंज हो जाएंगे, मतलब आप टारगेट उस ढंग से अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप ओवर अचीव कर जाएं, इससे भी ज़्यादा का टारगेट अचीव कर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 30 दोस्तों, ये एक कमाल का है। अब आपको लगा कि 15 साल हो गए, लाख भी कर दिया, 1.5 लाख भी कर दिया, लेकिन दिल मांगे मोर। आपको 40 लाख में तसल्ली नहीं हो रही, आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। तो क्या पीपीएफ अकाउंट से 1 करोड़ रुपए भी बन सकते हैं? आपको लग रहा होगा कैसे बनेंगे। यस, मैं बताता हूं आपको। आप 15 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाया आपने, 1.5 लाख रुपए हर साल जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, तो पूरे पीरियड में 7.1 है, तो क्या होगा? तो सीन ये होगा, 15 साल मैच्योर हो गए, आप पैसे को ड्रॉ मत कीजिए, विड्रॉ मत कीजिए, अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, और एक बार और एक्सटेंड कर दीजिए 5 साल, यानी 15 साल आपका पीपीएफ अकाउंट प्लस 10 साल एक्सटेंशन पीरियड 2 बार। अब हो गए आपके 25 साल, और दोस्तों 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो जाएंगे इसके। तो यानी आप बन गए करोड़पति। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 31 दोस्तों, आप चाहते हैं, आपका दिल जो है ना वो मोर नहीं कई मोर चाहता है, यानी आप करोड़पति से संतुष्ट नहीं हैं, आपको चाहिए डबल करोड़पति बनना है। मैंने तो डबल करोड़पति का भी कोई प्रोविज़न है क्या पीपीएफ के थ्रू? यस दोस्तों, आपको डबल करोड़पति का भी बताता हूँ। आपने 15 साल तो 1.5 लाख रुपए जमा किया, इनकम टैक्स का बेनिफिट लिया, फिर आपने अगले 10 साल एक्सटेंड किया था उसको, यानी 25 साल तक आपने किया था, और आप बन गए थे करोड़पति। दोस्तों डबल करोड़पति बनने के लिए 10 साल और एक्सटेंड कर दीजिए। आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? जब 25 साल में करोड़ रुपए हुए थे, तो अगले 10 साल में 1 करोड़ के 2 करोड़ कैसे हो जाएंगे? यस, यही तो कमाल है कंपाउंडिंग का। ये अमाउंट 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 26 लाख रुपए हो जाएगी, अगले 2 बार और एक्सटेंड कर दिया तो आपने। कंडीशन 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ओके, तो दोस्तों यहाँ कंपाउंडिंग काम करती है। मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कंपाउंडिंग पे, और दैट इज़ द 8th वंडर, 8वां अजूबा। 7 अजूबे इस दुनिया में। धर्मवीर में तो कह रहे थे कि भी 8वीं उनकी जोड़ी, नहीं दोस्तों, वो जोड़ी 8वीं नहीं है। 8वां अजूबा है कंपाउंड, कंपाउंडिंग का 8वां अजूबा है। चलिए इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको गज़ब के आपको बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ क्या क्या कंपाउंडिंग किया जाता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कहाँ पहुँच सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 32वां पॉइंट। दोस्तों मान लीजिए खाता धारक की मृत्यु हो गई बीच में, 15 साल के पीरियड के बीच में डेथ हो गई। अब कंडीशन तो ये है कि खाता धारक सिंगल अकाउंट है, एक बंदे का ही अकेला अकाउंट होगा, जॉइंट अकाउंट तो है नहीं। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये अकाउंट जो नॉमिनी का नाम दिया था, क्या नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है? नो, नहीं दोस्तों, अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस अकाउंट को अकाउंट होल्डर की डेथ पे क्लोज़ करना पड़ेगा, और क्लोज़ करके सारा पैसा नॉमिनी को हो जाएगा, सारा वहीं सेटल करना पड़ेगा। वो जो नॉमिनी है वो चाहे तो अपना दोबारा से पीपीएफ अकाउंट खोल ले अपने नाम से। पॉइंट नंबर 33 दोस्तों, अब तक तो ये बताए मैंने एडवांटेजेस, फ़ायदे। अब डिसएडवांटेजेस, रिस्क, कमियां, इस पीपीएफ में क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें सरकार चाहे तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकती है। चलो चेंज भी कर सकती है तो भी ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन यदि ड्रास्टिकली काफ़ी हद से गिरा दे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे अभी 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सरकार चाहे कि अगले साल 5% कर दे, 4% कर दे, ये धड़ाम से गिरा दे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आधा कर दे, तो दोस्तों हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे जो गोल्स बनाए थे, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों, ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट गिरने से। तो इसका सबसे पहला सबसे बड़ा तो यही है ड्रॉबैक इसका। सेकंड है नॉन लिक्विडिटी का, या लिक्विडिटी का इशू है। इसका मतलब 34वां पॉइंट है ये। इसका मतलब लिक्विडिटी का मतलब है पैसे आसानी से निकाल सकें, आसानी से ड्रॉ कर सकें अपना पैसे, हम अपना पैसा आसानी से निकाल सकें। नहीं दोस्तों, इसमें पैसे निकालना एक दिक्कत की बात है, ये इसका ड्रॉबैक है। सबसे पहली बात तो आप साल में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं पैसे। ये शायद पहले नहीं बताया मैंने, लेकिन साल में एक बार ही विड्रॉ किया जा सकता है। जैसे 2025-26 में आपने विड्रॉ करना है तो साल में कभी भी एक बार कर पाएंगे, 2 बार नहीं कर पाएंगे। कि शुरू के 3 साल तो हम पैसे निकाल ही नहीं सकते, या 2 साल पैसे निकाल नहीं सकते, तीसरे साल से छठे साल, यस हाँ यस आई एम श्योर, तीसरे साल से छठे साल हम पैसे निकाल सकते हैं। शुरू के 2 साल तो हम छेड़ ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। तीसरे से छठे तक हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन लोन ले सकते हैं। और छठे से 15वें साल तक हम साल में एक बार पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, रूल वही जो पहले बताया गया। तो दोस्तों आइए मेन टॉपिक, सब्जेक्ट, कि 5 लाख रुपए 5 साल के लिए आपको दूं तो आप उसका क्या करोगे। दोस्तों पीपीएफ में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते उस 5 लाख को, क्योंकि 5 लाख हो गया एक लंप सम अमाउंट, और आप एक साल में तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल इन पीपीएफ। तो इसका मतलब है कि 1.5 लाख से ज़्यादा तो एक साल में कर नहीं सकते, इसलिए पीपीएफ में नहीं डाल सकते। अगर इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले हों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, और पुरानी वीडियोस भी आप देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव, आप सारी वीडियोस देखिए, आपको हर टॉपिक पे अलग अलग ऐसी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन एंड ऑल बटन को भी दबाएं, ताकि आपके पास जब भी मेरी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। हैव ए नाइस डे, कीप इन टच, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।